हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं पटना पल्स बाय अनअकैडमी। तो आज की ये जो वीडियो है ये डिटेल्ड डिस्कशन है यूआरटीएस का। यूआरटीएस अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज है जो कि बहुत ही पॉपुलर टेस्ट सीरीज साबित हो रही है। इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं 45 क्वेश्चंस इसमें, और ये है यूआरटीएस 16 का पेपर। तो यूआरटीएस 16 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके टोटल 45 क्वेश्चंस हम लोग बॉटनी के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक कर कर हम लोग सारे क्वेश्चन देखते हैं। मेरे आंसर आने के पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है? तो 91 से लेकर 135 तक इन 45 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नीट के एग्जाम में टाइम बहुत कम है। पहले से जो यूआरटीएस के और भी पेपर्स का डिस्कशन है उन्हें जरूर कर जाना, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस डायरेक्टली आने के चांसेस हैं एग्जाम में, है ना? सारे मिक्स्ड वैरायटी के क्वेश्चंस है। कई सारे क्वेश्चन तुमको इजी मिलेंगे, मीडियम मिलेंगे, डिफिकल्ट मिलेंगे, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पे है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी? हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको कहते हैं? अर्नेस्ट मेयर को। ट्रिपल क्रॉन ऑफ बायोलॉजी भी पूछे तो आंसर अर्नेस्ट मेयर जाएगा। डार्विन से तुलना की गई है क्योंकि ये भी एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे और डार्विन भी एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रहे हैं। तो 91 का आंसर चला जाएगा 2। 92 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं शेप के बेसिस पे। हमसे करेक्ट पूछा गया है कौन सा है। तो ये तो हमें स्फेरिकल शेप का दिख रहा है और हम जानते हैं स्फेरिकल शेप्ड कोकस बैक्टीरिया होता है, तो कोकस का प्लुरल कोकाई होता है, ठीक है? दोनों में विब्रियो है तो ये तो देखना ही नहीं है। ये स्पाइरल के जैसा है तो हम इसे स्पाइरिला बोलेंगे। आंसर क्या चला जाएगा? 3, ठीक है? तो 92 का आंसर क्या है? 3। इसका मतलब ये रॉड शेप्ड हुआ, ये स्पाइरल शेप्ड हुआ, ये कॉमा शेप हुआ और ये स्फेरिकल शेप हुआ। तो ये 4 शेप्स हैं। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है? सिंगुलर भी हमें याद रखना है, प्लुरल फॉर्म भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 93, जो वार्म कोस्टल वाटर में जो रेड टाइड्स आती है वो किसके अबंडेंस की वजह से? डाइनोफ्लैजलेट्स। और इसमें भी तुम्हें अगर याद हो हम गोनियोलक्स की बात करते हैं। गोनियोलक्स रेड डाइनोफ्लैजलेट्स काउज करता है और ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है जिससे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिशेस वगैरह की मौत हो जाती है। तो 93 का आंसर जाएगा 1। इनमें से बताओ किसके पास पेलिकल वाली लेयर होती है? जहां सेल वॉल नहीं होता वहां पेलिकल होता है। ये बात हम इग्लिनोइड्स के बारे में करते हैं। कहां पे एनसीईआरटी ने फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन की बात की है? स्लाइम मोल्ड्स में। कमेंट में मुझे ये बताना फेवरेबल में क्या होता है और अनफेवरेबल में क्या होता है। मिस प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कब होता है, प्लाज्मोडियम कब डिफरेंशिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 94, पहली बार वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया? WM स्टैनली। तुम्हें याद होंगे 1935 में पहली बार WM स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। ये साइंटिस्ट कहीं भी एनसीईआरटी में तो नहीं है। इन दोनों में बताओ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। ये कॉन्सेप्ट है MW बेजेरेनिक का, ठीक है? तो 94 का तो आंसर 1 है। 95 डायग्राम है पहले कौन से प्लांट का, ये बताओ? मार्केंशिया। और मार्केंशिया में भी क्वेश्चन में क्लियर है कौन सा थैलस है, फीमेल थैलस है। तो फीमेल थैलस है तो ये दोनों तो मार्क करेंगे ही नहीं हम। आर्किगोनियोफोर, ठीक है? ये वाला पार्ट हो गया आर्किगोनियोफोर। अब बी में आओ। बी यहां पे गेमा कप है और सी यहां पे राइजोइड है। तो आंसर क्या चला जाएगा? 3। गेमा कप के 3 फीचर याद रखने हैं अच्छे से। गेमा जो होती है या गेमी जो होता है वो ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बड होता है, और उस स्मॉल रिसेप्टेकल को हम गेमा कप बुलाते हैं। 95 का आंसर 3। 96 हमारे अर्थ की
आधी CO2 फिक्सेशन मतलब आधी फोटोसिंथेसिस हमारे अर्थ पे किससे हो रहा है? तो एल्गी से हो रहा है। जहां पर हम एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, वहीं पे बात बताई गई है कि एल्गी की 50% जो CO2 फिक्सेशन है वो दुनिया में की वो एल्गी ही करती है। तो 96 का आंसर जाएगा 3। 97, जिम्नोस्पर्म्स को हम नेकेड सीडेड प्लांट्स के तौर पे रेफर करते हैं, ऐसा क्यों? इसमें मैक्सिमम बच्चे आंसर लगाते हैं क्योंकि उनके पास सीड कोट नहीं होता। गलत। सीड कोट तो है ही वहां पे प्रेजेंट, लेकिन नेकेड सीडेड इसलिए बोला है कि वो जो सीड्स हैं वो किसी ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं है, मतलब उनके पास ओवरीज नहीं है। तो 97 का आंसर क्या चला जाएगा? 2। बोला है गायनोइशियम हाईएस्ट पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा है। अगर गायनोइशियम अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है मतलब ओवरी सुपीरियर है, अगर ओवरी सुपीरियर है तो हाइपोगाइनस की बात करेंगे। अपनी एनसीईआरटी की जितनी भी फैमिलीज हैं सारी हाइपोगाइनस है। फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ब्रासिकेसी, सारी की सारी हाइपोगाइनस है। और 3 एग्जांपल तो अच्छे से याद रखने हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। MCB हाइपोगाइनस। पेरीगाइनस की तीनों एग्जांपल कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। P से है, R से है और P से है, ठीक है? तो पेरीगाइनस का जरूर बताना। एपिगाइनस का गुआवा, क्यूकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 99, ओवरी 1 चैम्बर्ड है, ठीक है, लेकिन ये 2 चैम्बर्ड हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। याद करो, इसी फॉल्स सेप्टम को हम रेपलम बुलाया करते हैं। तो ओवरी 1 चैम्बर थी, अब कितनी चैम्बर हो गई? बाई चैम्बर्ड हो गई, 2 चैम्बर्ड हो गई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। इसी को रेपलम कहते हैं। ऐसा देखने को ब्रासिकेशी में मिलता है। ब्रासिकेशी मतलब मस्टर्ड, और साथ में आर्जुमन में भी मिलता है। तो आंसर क्या चला जाएगा? 3। ये फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी लिखती है 2 जगहों पे दिखता है, मस्टर्ड में और आर्जुमन में देखने को मिलता है। तो 99 का आंसर जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 100, एप्पल में, पियर में हम क्या खाते हैं? तो थैलेमस खाते हैं। एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं है, एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट हम उसे बोलते हैं जो ओवरी के अलावा फ्रूट का डेवलपमेंट कहीं और से हो गया, चाहे वो थैलेमस से हुआ, रिसेप्टेकल से हुआ, हम इसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। बताओ इनमें से कौन सा पार्ट कोकोनट में एडिबल होगा? कोकोनट में चारों में से कोई भी पार्ट एडिबल नहीं है, क्योंकि कोकोनट में इंडोस्पर्म एडिबल होता है। सेलुलर इंडोस्पर्म, जो व्हाइट वाला पार्ट हम खाते हैं जिसे व्हाइट कर्नल कहते हैं, और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है कोकोनट का, जो वाटर होता है, वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। चलो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर हो या हाइड्रोस्फेयर हो, वो क्या रिजर्व करेगा? ठीक है, एटमॉस्फेयर हो या हाइड्रोस्फेयर हो, गैसियस तो होगा ही यार। गैसियस में फास्फोरस नहीं आता, फास्फोरस तो सेडिमेंट्री का पार्ट है, तो इसमें कार्बन चला जाएगा। तो आंसर चला जाएगा 4। ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ सिलेबस है, ये पार्ट ऑफ सिलेबस से हट चुका है, लेकिन वैसे बेसिक सी बात है, ये आनी चाहिए। गैसियस जो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, सेडिमेंट्री जो नीचे सॉइल या जमीन का हिस्सा है। 102 नंबर देखते हैं जरा। बुलीफॉर्म सेल्स पानी है या पानी नहीं है, इसके बेसिस पे पत्ते कर्ल करते हैं या पत्ते एक्सपोज्ड रहते हैं, मतलब लीफ की रोलिंग यहीं से होती है। गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा को खोलने या बंद करने में मदद करते हैं। लेंटिसल्स बार्क में होती है लेंस शेप की ओपनिंग। सब्सिडरी सेल्स मतलब एसेसरी सेल्स को बोलते हैं। तो ए का आंसर है 3, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वैसे सारा देख लेना है। बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो 102 का आंसर चला जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट 103 नंबर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नी होती है, डायमीटर बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में।
गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नी होती है इसके पास सिस ट्रांस दोनों होता है, बात बिल्कुल सही है। सिस फेस को हम मैचुरिंग नहीं, सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं, या सिस फेस को हम कॉन्वेक्स बुलाते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, मतलब पहली सही है दूसरी गलत है, पहली सही दूसरी गलत। तो याद रखें, हम बुलाएं सिस, हम बुलाएं कॉन्वेक्स, हम बुलाएं फॉर्मिंग, और इसी का जस्ट अगर अपोजिट करेंगे तो सिस का अपोजिट ट्रांस, कॉन्वेक्स का अपोजिट कनकेव, फॉर्मिंग का अपोजिट मैच्योरिंग। एक सेल जो कि एक्टिव है काफी प्रोटीन के सिंथेसिस और सिक्रीशन में, प्रोटीन बनाने वाला आरईआर या एससीआर, आरईआर, तो मोर आरईआर देन एससीआर। 104 का आंसर जाएगा 3। Omnis cellula is cellula. New cells arise from pre-existing cell. This statement was given by Rudolf Virchow और ये statement आया है 1855 में। Sliden और Schwann 1838 और 1839, रॉबर्ट ब्राउन 1831 है ना, और रॉबर्ट हुक 1665। ठीक है। सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जाइगोटीन में साइनेप्सिस होती है, वहीं सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पेकाइटिन के टाइम पे जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, डिप्लोटीन में तो काइजमाटा बनती है, टर्मिनलाइजेशन डायाकाइनेसिस में होता है, और फॉर्मेशन ऑफ डायड सेल टीलोफेज 1 के बाद 2 सेल्स बनते हैं। मैच कर लो, 2 1 4 3, पहला सही है। 106 का आंसर 1। ये बड़ा पॉपुलर है यार, ये सारे याद रखना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। काम की बात पूछेगा, क्रॉसिंग ओवर कहां हो रही है? पेकाइटिन में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां बन रहा है? पेकाइटिन में। रिकॉम्बिनेशन कहां हो रहा है? पेकाइटिन में। रिकॉम्बिनेज एंजाइम का इस्तेमाल कहां हो रहा है? पेकाइटिन में। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना कहां? जाइगोटीन में। साइनेप्सिस हुई कहां? जाइगोटीन में। पेयर्ड क्रोमोसोम्स कहां हमें क्लियरली विजिबल दिखाई दिए? पेकाइटिन में। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हमें कहां देखने को मिला? डिप्लोटीन में। काइजमाटा बना कहां? डिप्लोटीन में। काइजमाटा खत्म कहां हुआ? डायाकाइनेसिस में। बेसिक सी कुछ चीजें हैं, याद रखेंगे। 107, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब सेग्रीगेशन, सेपरेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होना, नॉन का नहीं, होमोलोगस का। एनाफेज देखो क्या होता है ना, मेटाफेज 1 में 2 इक्वेटोरियल प्लेट होती है, क्रोमोसोम्स दोनों इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। एनाफेज 1 में सेंट्रोमेरा स्प्लिट तो करता नहीं है, इसलिए क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम से ही सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट एनाफेज 1 को हम डिसजंक्शन बुलाते हैं। 107 का आंसर 1। 108, कैल्विन साइकिल तुम्हें याद होगा, 3 स्टेप में ऑपरेट होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, इन तीनों में से बताओ कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें एटीपी का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है? कार्बोक्सिलेशन में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 108 का आंसर 3। 109, who demonstrated that green plants purify the fall air produced by breathing animals and burning candle? ये जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था ये बात। जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 के दौर में वो एक्सपेरिमेंट किए थे। मिंट प्लांट को लिया था, कैंडल को लिया था, माउस को लिया था और बेलजार को लिया था, तो इसलिए हम इसे बेलजार एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इनमें वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार क्लैडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट किया था? ठीक है, तो याद रखना, इंगलमैन, TW इंगलमैन, प्रिज्म वाले साइंटिस्ट। सिट्रिक एसिड साइकिल में XYZ डायग्राम में पूछा गया है। तो ठीक है, बताते चलो क्या क्या लग रहा है तुम्हें। सबसे पहले X को देखो, ये 3 जगहों पे NADS2 निकलता है। क्या निकलता है? NADS2। Y को देखो, Y सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड में FADS2 निकलता है, 8th नंबर स्टेप। इसके पहले GTP निकलेगा यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या निकलेगा? GTP।
जीटीपी विच इज इक्विवेलेंट टू एटीपी, ठीक है। तो X हो गया NADH2, Y हो गया FADH2, आंसर चला जाएगा 3। 110 का आंसर जाएगा 3। 111 प्रोटीन की आरक्यू वैल्यू 0.9, कार्बोहाइड्रेट की 1, फैट का 0.7, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1। अब ऑर्डर अरेंज कर लो, मोर देन 1 दो में दे रखा है, फिर 0.7 मतलब एक से कम है ना 0.7, पहला सही है। एक से कम, एक से कम, हाँ ठीक है। 111 का आंसर पहला। आरक्यू याद रखो यार सबका, है ना। ऑक्सीन और साइटोकिनिन के काम एंटागोनिस्टिक हैं, किसमें? एपिकल डोमिनेंस में। तो एक प्रमोट कर रहा है और एक इनहिबिट कर रहा है। तो एपिकल डोमिनेंस से रिलेटेड दो ही हार्मोन एनसीईआरटी में है, ऑक्सीन के बारे में और साइटोकिनिन के बारे में। 113 सीड डेवलपमेंट में, सीड मैचुरेशन में और सीड डॉर्मेंसी में एब्सिसिक एसिड का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एब्सिसिक एसिड का जब पैराग्राफ पढ़ेंगे उसी में बीच में ये चीज दे रखी है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एब्सिसिक एसिड का सीड के डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में और डॉर्मेंसी में। 114 पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो या ना हो, सीड का बनना बिल्कुल एश्योर है, सीड का बनना बिल्कुल गारंटीड है। ऐसा हमें कहां देखने को मिलेगा? तो ऐसा हमें वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना में देखने को मिलता है। कॉमेलिना दे ही रखा है। बताओ वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना में कॉमन पैंसी किसका नाम है? वायोला। 114 था ना अभी, हाँ 115 नंबर। ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से जहां पे फ्यूज होती है उस पोर्शन को हाइलम बुलाते हैं। क्या बोलेंगे? हाइलम, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, इन दोनों में से माइक्रोपाइल और चैलेजल में से बताओ बेसल कौन है? बेस पे रहने वाला कौन है? चैलेजल। टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन जीनोटाइप, ठीक बात है। टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा? 2। पहला सही है और दूसरा गलत है। याद रखें, टेस्ट में क्रॉस हम रिसेसिव के साथ करवाते हैं और आउट क्रॉस में डोमिनेंट के साथ कराते हैं, और टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस को मिलाकर हम बैक क्रॉस कहते हैं। 117 नंबर। मेंडल के काम को फिर से रिडिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस और शेमार्क। ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस और शेमार्क। जेनेटिक मैप से रिलेटेड कोई भी साइंटिस्ट की अगर जिक्र होती है तो जाएगा आंसर अल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट, 1911। ये मॉर्गन के स्टूडेंट रहे हैं, है ना। ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज दिए हैं। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवेरी क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, हेंकिंग डिस्कवर्ड एक्स बॉडी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। मॉर्गन ड्रोसोफिला। 2 1 4 3, 2 1 4 3, आंसर क्या जाएगा? 3। 119 का आंसर 3। 120 फिनाइल पायरुविक एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन केस ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया, बात सही है। इसमें एंजाइम नहीं होती फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये भी बात सही है। कमेंट में बताओगे ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये डिजीज। अब यहां पर बात देखो, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्या एक्सप्लेनेशन सही है क्या? और गौर से देखो, फिनाइल पायरुविक एसिड एक्सक्रीट होता है यूरिन से, बात सही है बिल्कुल। क्यों होता है एक्सक्रीट? क्योंकि इसके पास एंजाइम नहीं है? नहीं, एंजाइम नहीं होने के कारण एक्सक्रीशन का कोई रोल ही नहीं है। बोलते किडनी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ये बातें होनी चाहिए थी। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। एनसीईआरटी में लाइन जरूर देखना। 121 यूकैरियोटिक एमआरएनए को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, यहां पे स्प्लाइसिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तभी एमआरएनए फंक्शनल हो पाता है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्ट पजेजेस एक्स्ट्रा नॉन फंक्शनल इंट्रॉन्स होते हैं, दोनों बात बिल्कुल सही है। एक्सॉन्स था उसको हमने हटा दिया था, तभी वो फंक्शनल एमआरएनए बचा। तो यहां पर असर्शन सही है, रीजन सही और एक्सप्लेनेशन भी सही है।
एलेक्स जेफ्री ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया, एफ सेंगर ने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का काम बताया, जेकॉब एंड मोनाड, लैकोप्रॉन और एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। 3 2 1 4, 3 2 1 4। आंसर क्या जाएगा इसका? 122 का आंसर 4। 123, सुगर और नाइट्रोजन बेस जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब इसमें फॉस्फेट जोड़ दोगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। तो पहले साइड फिर टाइड, पहले साइड फिर टाइड, आंसर 3। ठीक है। 124, फॉस्फेट का अटैचमेंट 5 नंबर के पास होता है और बचा 3 नंबर। ठीक है। और बोला है कि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के बाद फॉस्फोडाइस्टर ग्लाइकोसिडिक तो जोड़ रहा है एक पेंटोज सुगर को नाइट्रोजन बेस के साथ। 124 का आंसर फर्स्ट। 125, हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, अनइक्विवोकल प्रूफ इन्होंने दिया कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए थे वो क्या थे? तो S35 तो था ही यार पहले, है ना? S35 तो है, नाइट्रोजन लिया नहीं था, बचा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P32 लिया है, आंसर 2। 125 का आंसर 2। 126, बायोगैस का प्रोडक्शन एनारोबिक प्रोसेस है क्योंकि मिथेनोबैक्टीरियम जो मिथेनोजेन ग्रुप का है वो भी एनारोबिक एनवायरनमेंट ही उसको पसंद है, तो 126 का आंसर 2। 127, विदाउट डिस्टिलेशन वाले दो ही हैं, वाइन और बियर, तो वाइन आ जाएगा इसमें। बाकी विस्की, ब्रांडी, राम, जीन, वोडका, ये सब डिस्टिलेशन से बने हैं क्योंकि अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन मैक्सिमम 13% तक ही हो सकती है नेचुरली, और उसके बाद डिस्टिलेशन करवाना पड़ता है, इसलिए वाइन और बियर में 13% से कम अल्कोहलिक कंटेंट होता है और विस्की, ब्रांडी, रम में काफी ज्यादा अल्कोहल कंटेंट है। इसमें भी पूछे सबसे ज्यादा अल्कोहल कंटेंट किसमें है, तो ब्रांडी में। हाँ, इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट है। ठीक। एंटीबायोटिक्स कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको किल किया गया है, जिसको कमजोर किया गया है। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे काम करते हुए बनाया था। फुल पोटेंशियल चेन और फ्लोरीन ने बताया था, ठीक है बात। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वेयर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945। पहला गलत है सिर्फ, तो आंसर क्या चला जाएगा? 1 ओनली। 128 का आंसर 1। 129, rate of decomposition is affected by both environmental factor and chemical composition of detritus। ठीक है, तो ये environment में आ गया, ये तो मतलब सारे के सारे। 129 का आंसर 4। 130, हर्बीवोर्स को क्या हम फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर बोले? बिल्कुल। ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया वुल्फ ने, वुल्फ को खाया लॉयन ने, ये तुम्हारी हर्बीवोर है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर ही तो है। ये प्रोड्यूसर है तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर है, ये सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। क्या हर्बीवोर अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की मदद से? नहीं, प्रोड्यूसर बनाते हैं अपना खाना। पहला सही, दूसरा गलत। 130 का आंसर 2। 131, बर्थ रेट दे रखा है, डेथ रेट दे रखा है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू होता है बी माइनस डी। बी का वैल्यू कितना है? 0.15। डी का वैल्यू कितना है? 0.08, 0.07। सिंपल है यार, है ना? तो याद रखें, ग्रोथ रेट इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट है? बी माइनस डी की इक्विवेलेंट हो जाएगा। 132, फिग और वास्प अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना क्योंकि म्यूचुअलिज्म की प्रॉपर्टी चलती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। 133, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यार, पहले इसमें तो तुमको लग ही रहा होगा कि ये इन्वर्टेड वाला है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का बायोमास का पिरामिड है। तो देखो इनमें से तुमको दिख रहा होगा पहला वाला है ना, तो फर्स्ट का तो सी तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम एनसीईआरटी ने बता रखा है और बाकी ये बच गया तो इसमें आ गया, तो 1 का सी, 1 का सी। ठीक है,
ए का 2, ठीक है, और बी का 3, आंसर फर्स्ट चला जाएगा। हर एक डायग्राम के नीचे एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसी एक्सप्लेनेशन को यहां पर डाला गया क्वेश्चन में, है ना। तो 133 का आंसर फर्स्ट जाएगा। 134, डोडो गायब हुआ है मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सिका और रशिया से। सी ए डी बी, सी ए डी बी, आंसर 4 जाएगा। 134 का आंसर जाएगा 4। लास्ट क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टोटल स्पीसीज कितने अर्थ पे एस्टिमेट किए गए हैं? 7 मिलियन। और 2004 के अकॉर्डिंग मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं, और इतने हैं तो बताओ कमेंट में कितने % की डिस्कवरी हो चुकी है। अगर इतने बताए हैं रॉबर्ट मे ने, इनका डेटा काफी साइंटिफिक एंड कंजर्वेटिव है, और इसमें से मोर देन 1.5 मिलियन खोज चुके हैं, तो बताना है कमेंट में कि कितने % स्पीसीज को हम डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थे टोटल क्वेश्चन, है ना। इसी तरीके से मेहनत करते रहें। नीट की एग्जाम में टाइम बहुत कम है, 1 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है, तो अपना पूरा एफर्ट लगाएं नीट के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को इक्विवेलेंट टाइम दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा होता है ऐसा कि बायोलॉजी लास्ट के 2 दिनों में भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको इक्वल टाइम अभी से दें। एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना होता है और उनके क्वेश्चंस करने हैं, तो कम से कम मई के फर्स्ट वीक में तो नहीं, लेकिन 30 अप्रैल तक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। और मई की जो फर्स्ट वीक में 2 से 3 दिन होने वाले हैं, उन दिनों में सिर्फ और सिर्फ थियरी पढ़नी है हमें, है ना। तो बस पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट नीट के लिए, लेट्स क्रैक इट।